नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम उषा है और आज मैं आप सभी के लिए इतिहास विषय का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, महाजनपद और मगध साम्राज्य। ये टॉपिक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैं आप सभी के लिए 6 क्लासेस ले चुकी हूँ और आज ये हमारी 7वीं क्लास है। तो प्लीज़ जिस किसी ने भी वो पिछली क्लासेस नहीं देखी, वो ज़रूर देखें और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें क्योंकि ये आपके लिए एक कंटेंट तैयार हो जाएगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आज हम महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापार ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी कबीला और कबीले के बाद उससे बड़ी इकाई होती थी ग्राम। जनपद जनपद और सबसे बड़ी इकाई होती थी महाजनपद। तो ये इनकी संरचना है। आगे हम देखते हैं महाजनपदों का उल्लेख। महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाजनपद 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है जो हमारे जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं उनके अंदर। बौद्ध ग्रंथ के अंदर अंगुत्तर निकाय थे और जैन ग्रंथ के अंदर भगवती सूत्र में इन महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता था। ये जनपद अलग अलग जनपदों में पूरा भारत था वो बटा हुआ था और उसी की उनके सबकी अपनी अपनी अलग अलग राजधानी थी और उनके क्षेत्र थे। तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो महाजनपद 16 महाजनपद थे। साथ ही आर्य मगध एशिया से आगमन, ये यहाँ पर ये सिद्धांत दिया गया है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे और अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए। आर्यों के आगमन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जन एक छोटा क्षेत्र होता था, फिर उस जन से जनपद का निर्माण होता था और जनपदों के विलय से या जनपदों के संग्रह से महाजनपद का निर्माण होता था। ऊपर हमने ये डायग्राम के रूप में समझा है। तो महाजनपद कुल कितने हैं? 16 महाजनपद है और ये गंगा घाटी द्वितीय नगरीकरण का आरंभ भी यहीं से होता है। अब महाजनपद दो तरह के थे, एक गणराज्य और दूसरे थे राजतंत्रशाही। गणराज्य वो होते थे जहाँ पर आम जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती थी। अध्यक्ष का निर्वाचन होता था या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और जो गणराज्य थे वो कुल 5 गणराज्य थे, वज्जी, मल्ल, कुरु, कंबोज और अस्मक। ये 5 गणराज्य थे
जो उस समय पर बहुत ही प्रसिद्ध थे। दूसरा था राजतंत्रशाही, क्योंकि महाजनपद को दो भागों में डिवाइड किया है, गणराज्य और राजतंत्रशाही। तो राजतंत्रशाही के तहत राजा का शासन होता था और ये वंशानुगत होता था कि राजा का बड़ा पुत्र ही युवराज बनता था और वही फिर अगला राजा भी बनता था। और महाजनपद जो राजतंत्रशाही महाजनपद थे वो 11 थे, 11 महाजनपद थे राजतंत्रशाही, और जो 5 थे वो थे गणराज्य। और इनका उल्लेख हमें भगवती सूत्र जो एक जैन ग्रंथ है उसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय में भी 16 जनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय है वो एक जैन बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र है ये एक जैन ग्रंथ है। दीर्घ निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 12 महाजनपदों का उल्लेख है। और अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के अंदर 40 महाजनपदों का उल्लेख है। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला है गणराज्यों में कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र समूह शासन प्रणाली थी और सत्ता पुरुषों के अधीन थे कि पुरुष प्रधान समाज उस समय पर था। अब ये मुख्य जो 16 जनपद हैं उनका हमने यहाँ पर उल्लेख किया है कि कौन सा जनपद था और किस जनपद की राजधानी थी और उसकी स्थिति कहाँ पर थी और उसका विवरण है। तो पहला जो जनपद था सबसे महत्वपूर्ण था अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी थी चंपा। और मुंगेर भागलपुर में, आज का जो मुंगेर भागलपुर है ये आधुनिक स्थिति है इनकी। आज के समय पर ये कहाँ पर देखे गए, अब इनको देखते हैं। तो जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी चंपा थी और आधुनिक स्थिति है मुंगेर और भागलपुर में। और इसका विवरण हमें मिलता है पूर्व से पहला जनपद 5वीं शताब्दी के लगभग। यहाँ से हमें मिट्टी का किला प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें मिट्टी का एक किला प्राप्त हुआ है। अगला है मगध जो महाजनपद है, इसकी राजधानी थी राजगीर या पाटलिपुत्र। राजगीर या पाटलिपुत्र, ये गया और पटना इसकी आधुनिक स्थिति, आज का जो गया और पटना है वहाँ पर ये अवस्थित था। और ये 8 जनों का संघ था। जो मगध है ये 8 जनों का संघ है। वज्जियों का राज्य सबसे शक्तिशाली था। लौह अयस्क संपन्न थे, यहाँ पर लोहे की मात्रा भरपूर थी, इसी वजह से यहाँ पर सैन्य औजार कृषि के उपकरण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते थे मगध साम्राज्य के अंदर। और मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना गया है। काशी, आज इसकी राजधानी थी वाराणसी और ये आधुनिक जो बनारस है यहाँ पर अवस्थित था। और ये सबसे पुराना शहरी निवास स्थल था। मतलब जैसे सभ्यता दो तरह की थी, एक ग्रामीण थी और एक शहरी, लेकिन जो काशी है कारण काशी महाजनपद है वो सबसे पुराना शहरी निवास स्थल था। अगला है कौशल श्रावस्ती अयोध्या में इसकी राजधानी थी और ये पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। और इसकी यहाँ पर अयोध्या नगरी इसी से संबंधित है। जो हम रामायण देखते हैं, राम कथा से संबंधित जो भी स्थान देखते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा महाजनपद है वो पांचाल, इसकी राजधानी थी अहिछत्र या कांपिल्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बरेली में आधुनिक इसकी स्थिति है। और ये 2 भागों में विभाजित थी, उत्तरी और दक्षिणी। जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी थी अहिछत्र और जो दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी थी कांपिल्य। अगला जो जनपद है वो है कुरु जनपद। कुरु जनपद जो हम महाभारत से जिसको रिलेट करते हैं, कुरु जनपद इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने शासन किया था। और फिर बाद में जब वो जुए में इसको हार गए थे तो दुर्योधन ने उनको अज्ञातवास और वनवास की सज़ा दी थी। और उसके बाद जब वापस आकर उन्होंने इसको वापस मांगा तो उसने मना कर दिया था और उसके बाद जो महाभारत का युद्ध है वो हुआ था। और ये आधुनिक मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा में अवस्थित है और युधिष्ठिर के वंशजों द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। अगला है अवंती महाजनपद। अवंती इसकी जो राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती थी और ये मध्य प्रदेश और मालवा क्षेत्र में अवस्थित है। आधुनिक समय में 2 भाग थे इसके, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिण भाग की राजधानी थी महिष्मती। अगला जो महाजनपद है वो है मल्ल, इसकी राजधानी थी कुशीनारा या कुशीनगर और यह आधुनिक समय में देवरिया या उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये इसकी स्थिति दिखाती है कि उस समय पर तो ये मल्ल महाजनपद होता था, लेकिन अब ये जो क्षेत्र है इसका वो देवरिया उत्तर प्रदेश में है। और महात्मा बुद्ध ने भी यहीं पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर या कुशीनारा में। अगला है चेदी गणराज्य, सोदिवती बांदा बुंदेलखंड में। ये इसकी राजधानी है सोदिवती या बांदा और बुंदेलखंड
में आधुनिक इसकी स्थिति है। सौंदर्यवती की पहचान महाभारत के शक्तियों से शक्तिमती से होती है। अगला है मत्स्य। मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी विराटनगर और आधुनिक समय में ये जयपुर में इसकी स्थिति दिखाई जाती है। और सूरसेन मथुरा से है। मत्स्य विराटनगर जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का जो समय था वो कंप्लीट किया था। और सूरसेन जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी मथुरा और ये मथुरा में ही अवस्थित है। और अगला है गांधार। जहाँ से जो दुर्योधन थे उनके मामा थे शकुनी थे और उसकी माँ भी गांधार देश की राजकुमारी थी। और ये इसकी राजधानी थी तक्षशिला और ये अभी फ़िलहाल आधुनिक समय में रावलपिंडी में दिखाया जाता है। इसका प्रमुख नगर पुष्कावलती था। अगला है कंबोज। इसकी जो राजधानी थी वो पुछ या जो लटक राजधानी थी इसकी और आधुनिक समय में राजौरी अजरा में है। ये अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। जो कंबोज था यहाँ के कंबोज राज्य क्षेत्र के घोड़े बहुत ही प्रसिद्ध थे और यहीं से अलग अलग जो महाजनपद थे वहाँ पर भी घोड़ों को भेजा जाता था। राजा महाराजे थे वो आपस में इनका विनिमय करते थे। अगला है अस्मक। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठान और ये गोदावरी नदी के तट पर अभी फ़िलहाल अवस्थित है। और वज्जी इसकी राजधानी वैशाली थी और ये वैशाली में ही अभी भी है। अगला है वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी कौशाम्बी है और यह आधुनिक समय में इलाहाबाद और प्रयागराज में अवस्थित है। महाजनपद काल में उपज का 1/6 भाग है वो टैक्स के रूप में कर के रूप में दिया जाता था। अभी हम ये जो जितने भी गणराज्य हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे ताकि ये हमें अच्छे से याद हो जाए। और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से जो महाजनपद थे उनकी राजधानी क्या थी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये इसकी ट्रिक है। ऐसे अब चंपा का गाँव कुसुम को कम आम देगा। ये इसकी ट्रिक है। ऐसे ए का मतलब है अंग और इसकी राजधानी थी चंपा। अवंती। ऐसे अब इस एक ए का मतलब तो है अंग और एक ए का मतलब है अवंती। तो जो अंग चंपा राजधानी थी इसकी अवंती इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। बै से वत्स इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। च से चेदिवंश जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। पांचाल अहिछत्र या कामपिल्य। काशी या वाराणसी और गा से गांधार या तक्षशिला। वै से वज्जी वैशाली विदेह या मिथिला। कु से कुरु जनपद कुरु महाजनपद इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सु से सूरसेन मथुरा राजधानी थी। मैं से मगध इसकी राजधानी गिरिब्रिज और राजगृह थी। कौ से कौशल श्रावस्ती और का से कंबोज या पहुँच और मैं से मल्ल या कुशीवती या कुशीनारा जहाँ पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। आ से अस्मक या पोतन भी जिसको बोलते हैं और मैं से मत्स्य विराटनगर। तो ये एक ट्रिक है, अगर इसके माध्यम से भी आप याद करना चाहें तो अच्छे से हो जाएगा। ऐसे अब चंपा का गाँव कुसुम को कम आम देगा। तो इसका जो हर एक वर्ण है उससे एक जो महाजनपद है उसका नाम जुड़ा हुआ है वो आप देख लीजिए। अगला है, फिर मैंने इसको मैप के माध्यम से भी बताया है कि मैप के माध्यम से हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है कि कौन सा गणराज्य कहाँ पर है। ये महावीर स्वामी ने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये अंग है चंपा जिसकी राजधानी है मगध गिरिवज्र या राजगृह और यहाँ से बिंबिसार और अजातशत्रु थे। ये वज्जी है वैशाली में और यहाँ पर एक आम्रपाली जो एक नर्तकी होती थी वो बहुत ही फेमस थी। अगला मल्ल है, कांसी है, कौशल है, श्रावस्ती और ये वत्स जो महाजनपद है वो है ये चेदी है। अगला है अवंती, वर्तमान में मालवा क्षेत्र में है और इसकी राजधानी महिष्मती थी उज्जैनी के अंदर। ये सूरसेन मथुरा में है, कौशल श्रावस्ती में, वत्स कौशाम्बी में। ये पांचाल जो देश था, पांचाल महाजनपद था। ये कुरु जनपद था, ये इंद्रप्रस्थ और हरियाणा के आसपास अवस्थित था। ये मत्स्य है विराटनगर राजस्थान के अंदर। और कुछ 2 स्थान हमारे भारत से बाहर भी थे
ये तो सभी भारत के अंदर थे, 14 जो महाजनपद थे, लेकिन 2 महाजनपद ये हमारे भारत से बाहर भी थे। ये गांधार तक्षशिला पाकिस्तान में और एक ये कम्बोज राजपुर में। यहाँ के घोड़े बहुत फेमस थे। और जो आचार्य चाणक्य थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। और इन्होंने ये अर्थशास्त्र, राजनीति, सैन्य विज्ञान और कूटनीति के बहुत ही प्रकांड पंडित थे। और इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और अपनी कुटिल नीतियों के कारण फिर ये कौटिल्य कहलाए। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी। तो ये चाणक्य थे। और इन्हीं ने बाद में फिर मौर्य वंश की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और एक ये हमारा साउथ का एक ही था, ये अस्मक या पोतन या पोटली, ये मुख्य गण जो महाजनपद था। जो वज्जी संघ था, ये 8 कुलों का एक संघ था। वज्जी जो जनपद था, ये वज्जी जनपद है, ये 8 कुलों का एक संघ था। और पांचाल को वैदिक सभ्यता का भी सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता है। ये तो महाजनपदों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ये भी आप ध्यान रखिए कि वज्जी है वो 8 राज्यों का एक संघ था और जो पांचाल है वो वैदिक सभ्यता का एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था। और अगला है, रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। जो ये तक्षशिला है इसकी स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा जो प्रद्योत था। गौतम बुद्ध के समय पर अवंती का राजा था प्रद्योत। और एक है बुद्ध के समय कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत था। और मगध राज्य का जो था, मगध राज्य में बिंबिसार जो था वो गौतम बुद्ध का मित्र भी था और उसका संरक्षक भी था। बुद्धकालीन सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र वैशाली या लिच्छवी का गणतंत्र था। जो ये वैशाली और लिच्छवी का जो गणतंत्र है वो सबसे बड़ा गणतंत्र था। अगला है, बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे बुद्ध के समय पर, क्योंकि ये जो है महाजनपद है ये बुद्ध काल और जो जैन काल है उसके बाद का है, इसीलिए हमने पहले बुद्ध और जैन धर्म को कवर किया था। तो बुद्ध के समय के 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। और गांधार और कम्बोज के क्षत्रियों को वार्ता शास्त्रीय जीवन कहा गया है। उत्तरापथ मार्ग उत्तर पश्चिम में से पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति तक जाता था। और जो दूसरा प्रसिद्ध जो व्यापारिक मार्ग था वो पश्चिम में पाटल से कौशाम्बी तक जाता था। और तीसरा मार्ग जो था वो दक्षिण से प्रतिष्ठान के उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। चौथा मार्ग जो था वो भृगुकर से मथुरा तक जाता था। और दक्षिणी मार्ग प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक जाता था। तो ये कुछ मार्ग भी थे जो व्यापारिक जो प्रोस्पेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि 16 महाजनपद थे उनमें व्यापारिक रिश्ते तो थे ही, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये मैप भी आप देखिए कि ये किस महाजनपद की कहाँ पर अवस्थिति है। तो ये मेन जो है हमारे महाजनपद है और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला है फिर मगध साम्राज्य। महाजनपद के बाद हम करेंगे मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य की प्राचीन जानकारी और महाभारत और पुराणों से मिलती है। जो मगध साम्राज्य था उसकी जानकारी हमें महाभारत और कुछ पुराणों से मिलती है। वृद्धरथ सबसे प्राचीन राजवंश था। ये जो मगध साम्राज्य था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हर्यक वंश, एक था शिशुनाग वंश और एक था नंद वंश। तो 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया है। वृद्धरथ सबसे प्राचीन राजवंश था। इसके संस्थापक वृद्धरथ थे जो जरासंध का पिता था और वसु का पुत्र था। वृद्धरथ कौन था? जरासंध के पिता थे और वसु के पुत्र थे। इनकी राजधानी थी वसुमती या गिरिव्रज। इनकी जो वृद्धरथ थे इनकी राजधानी थी वसुमती या गिरिव्रज। और ये प्रमुख 3 मैंने आपको बताए हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये मुख्य मगध साम्राज्य के वंश थे। तो सबसे पहले हम रिपुंजय अंतिम शासक था, पुलिक नेता करके अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया था। अच्छा, एक इसके बारे में मगध जो साम्राज्य था इसमें हर्यक वंश था। हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी राजपद का अधिकारी होता था, राजा बनता था, वो अपने पिता की हत्या कर देता था। तो इस वजह से इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है।
तो हर्यक वंश का जो समय है वो 544 से 412 ईसा पूर्व के मध्य है और इसके संस्थापक थे हर्यक वंश के बिंबसार। जैन साहित्य में श्रेणिक थे, अंग विजय इन्होंने की थी। और इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अपने जो राजवैद्य थे जीवक, उनको चंड प्रदोत थे, उनको पीलिया रोग हो गया था, तो उस समय पर इन्होंने उसको वहाँ पर उज्जैन भेजा था। और ये जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के मानने वाले थे हर्यक वंश के बिंबिसार। और इन्होंने जो विवाह किए थे वो कूटनीतिक रूप से 3 विवाह किए थे। उन्होंने पहला विवाह जो किया था कौशल राजा की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी, और दूसरा विवाह किया था चेलना वैशाली की लिच्छवी से, और जो तीसरा विवाह किया था भद्रकुल पंजाब में इन्होंने किया था। इनके विवाह का मुख्य आधार था अपने साम्राज्य का विस्तार। और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी और 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है, जैसे ये हमने यहाँ देखा है कि जैन साहित्य में इनको बिंबिसार को ही जैन साहित्य के तहत इनको श्रेणिक माना जाता है। इनकी 3 पत्नियां थी, महाकोशला, चेलना और क्षेमा, जो भी यहाँ पर ये मैंने बताई है। और ये तीनों के तीनों विवाह इन्होंने कूटनीति के आधार पर राजनीतिक विस्तार के लिए किए थे। बिंबिसार ने अंग राजा ब्रह्मदत्त को भी हराया था और बिंबिसार बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का समकालीन या अनुयायी था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण, राजगृह जो इसकी राजधानी थी उसका निर्माण भी बिंबिसार ने किया था। इस नगर का योजनाकार या वास्तुकार था वो महागोविंद था। बिंबिसार ने जीवक को अवंती नगर प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 413 ईस्वी में कर दी थी। 413 ईस्वी में इसी के पुत्र ने अजातशत्रु ने इसकी हत्या की थी। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे और उनका विस्तार 300 लीग में था। 300 लीग का मतलब ये है कि भी 900 मील में इसके राज्य का विस्तार था। और बिंबिसार ने जो बेलुवन नामक एक उद्यान था उसको जो बौद्ध संघ था उसको प्रदान कर दिया था। तो ये था बिंबिसार के बारे में। इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की और ये इसके बारे में मुख्य कुछ बातें थी जो इस पीडीएफ में नहीं है, जो मैंने आपको बोलकर समझाई है, तो इनको भी आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला है अजातशत्रु। अजातशत्रु ये चेलना जो राजकुमारी थी उसका पुत्र था। ये वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी, इसका पुत्र था अजातशत्रु। ये भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसी वजह से पितृहंता कहलाया था। और कौशल को हराकर ये प्रसेनजीत की पुत्री से इसने विवाह किया था। जो कौशल राजा की पुत्री थी, प्रसेनजीत की बहन थी, उसके साथ इसके पिता ने भी विवाह किया था उसी साम्राज्य के अंदर, और बाद में फिर इसने भी विवाह किया था। कौशल को हराकर प्रसेनजीत की पुत्री से इसने विवाह किया था। रथ मूसल महाशिला कंटक का प्रयोग कर वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। इसके शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध को महानिवारण प्राप्त हुआ था। तो अजातशत्रु के टाइम पर ही महात्मा बुद्ध को महानिवारण प्राप्त हुआ था। ये इसके बारे में। लिच्छवी पर विजय, प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षकता, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, और बुद्ध और जैन दोनों धर्मों का ये पोषक था। ये दोनों धर्मों को ये मानता था। अगला है एक अजातशत्रु के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और भी थी। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई जो थे देवदत्त, उनके कहने पर ही अपने पिता की हत्या की थी। और पितृहंता या अजातशत्रु का दूसरा नाम एक कुणिक भी था, तो इसको अजातशत्रु को हम कुणिक नाम से भी जानते हैं। और गौतम बुद्ध के चचेरे भाई के कहने पर, जिसका नाम देवदत्त था, उनके कहने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। और अजातशत्रु का जो विवाह है वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु का जो सुयोग्य मंत्री था वो वत्सकार था। और जब वज्जी संघ में जब फूट पड़ी थी तो राज्य अजातशत्रु ने अपने मंत्री को वहाँ पर भेजा था, वत्सकार को ही। पहले अजातशत्रु जैन धर्म से प्रभावित थे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसीलिए इन्होंने राजगृह में विशाल स्तूप का भी निर्माण करवाया था। और इनको महाशिला कंटक या रथमूलक नामक 2 शस्त्रों का पहली बार प्रयोग किया था। ये कोई शस्त्र थे जिन्होंने अजातशत्रु ने लिच्छियों के विरुद्ध जब युद्ध किया था
तो उस समय पर इन्होंने जो महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक 2 शस्त्रों का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था। और अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी में की थी। तो इसने अपने पिता की हत्या की थी और बाद में इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी। तो पिता अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन पर बैठे थे उदयनी, जो इस साम्राज्य का हर्यक वंश का तीसरा शासक था, वो था उदयनी। और अपने पिता की हत्या करके वो भी इस पर राजगद्दी पर बैठा था। पटना में गंगा और सोन के संगम पर इन्होंने किला निर्माण करवाया और इनकी राजधानी जो थी वो राजगीर से पाटलिपुत्र थी। तो ये था हर्यक वंश के बारे में। अच्छा, उदयनी के बारे में, जो उदयनी थे ये जैन धर्म का अनुयायी था। उदयनी थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे और उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र जो जगह की उसका निर्माण किया था उन्होंने। लेकिन अपने बौद्ध ग्रंथों में उदयनी को पितृंता कहा गया है, लेकिन जैन ग्रंथों में उदयनी को पितृभक्त बताया गया है। और ये हर्यक वंश का अंतिम शासक भी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक वैसे तो ये था, लेकिन बाद में जैसे एक नागदशक नाम था एक शासक का, उसको बताया गया वास्तविक रूप से तो कि ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद फिर शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई थी। तो शिशुनाग वंश है ये 412 से 344 ईसा पूर्व के मध्य है और इसके संस्थापक थे वो शिशुनाग थे। शिशुनाग अवंती को जीतकर मगध में विलय किया था और राजधानी इन्होंने वैशाली स्थानांतरित कर दी थी। और इसके जो कालाशोक थे उनका उपनाम था काकवर्ण। राजधानी पाटलिपुत्र और वैशाली में जो दूसरी बौद्ध सभा हुई थी उसके भी ये उस समय पर ये शासक थे कालाशोक। ये शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश में नंदवंश 344 से 322 ईसा पूर्व इसके संस्थापक थे महापद्म नंद और एक राट की उपाधि इनको मिली हुई थी महापद्म नंद को। और सबसे पहले इन्होंने कलिंग विजय की और फिर उन्होंने आर्थिक महाभिलेख में इसका विवरण दिया है कलिंग विजय का। कलिंग से एक जैन प्रतिमा भी उठाकर लेकर आए थे और पुराणों में इन्हें सर्वशत्रांग तक की उपाधि दी है। सर्वशत्रांग तक का मतलब होता है कि इन्होंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था पूर्ण रूप से और इसी वजह से इनको द्वितीय परशुराम की उपाधि भी दी जाती है। अगला है धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था और ये अग्रमीज यूनानी लेखक थे। सिकंदर का समकालीन था घनानंद और इसके शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और ये जैन धर्म का पोषक था, जैन धर्म को मानने वाला था। और जैन अमात्य सक्टार और सतुलभद्र थे, ये इसके मंत्री थे। और इसके पास एक विशाल सेना थी जिसके अंदर 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे और 36,000 हाथी थे। 3 से 6,000 के बीच में हाथी थे। और हाइडेस्पेस का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। और झेलम नदी के तट पर सिकंदर की विजय हुई थी, पोरस के साथ में ये युद्ध हुआ था। तो ये कुछ जानकारी थी, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जो इसके नंदवंश के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी। जैसे नंदवंश का संस्थापक तो महापद्म नंद था, जो पुराण और जैन साहित्य के अनुसार ये पहला गैर क्षत्रिय राजा था और ये नाई जाति का था। जो नंदवंश का शासक था ये घनानंद, ये नाई जाति का शासक था। और इसे जो एक राट या सर्वशत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है और इसीलिए इन्हें द्वितीय परशुराम की उपाधि भी दी गई है। इन्होंने कलिंग को भी जीता था और कौशल राज्य का भी दमन किया था। और नंदवंश का जो अंतिम जो राजा था वो घनानंद था। घनानंद को भट्टशाल की उपाधि भी मिली थी और इसके जो प्रमुख सेनापति थे वो सक्टार और राक्षस थे, जो अमात्य भी थे। नंदवंश में सबसे धनी जो राज्य था वो नंदवंश ही था और ये सिकंदर के समकालीन शासक धनानंद थे। नंदवंश का अंतिम विनाश चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया था। जो तक्षशिला अंत जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने किया था। चाणक्य जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध स्कॉलर भी रहे थे और जो कूटनीतिज्ञ भी थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नंदवंश पहले कुछ एक गैर क्षत्रिय राजवंशों में से एक था। नंदवंश को पहले साम्राज्य निर्माताओं की उपाधि दी गई थी। और एक ये जैसे जो सिकंदर भारत में आए थे, सिकंदर का गुरु एक दार्शनिक था अरस्तु। फेमस एक बहुत ही प्रसिद्ध
वो था मतलब दार्शनिक था अरस्तु। और सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा भी था जिसका नाम था बुकेफेलस। सिकंदर की जो अंतिम विजय थी वो पाटल की विजय थी। सिकंदर का प्रधान सेनापति था जो सेल्यूकस निकेटर था, और वही उसका प्रतिनिधि बन के और भारत में वो युद्ध के लिए आया था, लेकिन सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के आगे आने से मना कर दिया था। भारत विजय अभियान के अंतर्गत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बल्ख या बैक्टीरिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया था, और 326 ईसा पूर्व में ही सिकंदर ने सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध जो झेलम नदी के तट पर जो राजा पोरस थे, उनके साथ वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पेसिस का जो युद्ध था, जो जिसका जिक्र हमने यहाँ पर किया है, यह हाइडेस्पेसिस का जो युद्ध है वो यहाँ पर हुआ था। और सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी। पहला नगर था निकैया। इस जो वितस्ता का युद्ध था, इस युद्ध के बाद में इन्होंने 2 नगरों की स्थापना की थी, निकैया और विजयनगर। लेकिन विजय प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने जो एक दूसरा नगर था विजयनगर, इसका जो नामकरण अपने प्रिय घोड़े बुकेफेलस के नाम पर कर दिया था। जो इसका सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बुकेफेलस, उसके नाम पर इस नगर का नाम ही बदल दिया था। और फिर 325 ईसा पूर्व में भारत से सिकंदर वापस लौट गया था, और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में बुखार के कारण या ज्वर के कारण हो गई थी। तो ये था कुछ इस सिकंदर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी। तो ये हमने प्राचीन मगध साम्राज्य के बारे में देखा कि प्राचीन जो मगध साम्राज्य है वो 3 मुख्य वंश थे। इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, और इसके मुख्य जो ये हैं जो राजा है उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो आशा करते हो कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये लेक्चर भी अच्छा लगेगा और इसको आप शॉर्ट्स नोट्स के रूप में भी अपने उसमें शामिल कर सकते हो। तो आगे हम अगली क्लास में अगला टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।